हेलो दोस्तों, मेरा नाम परवीन तोमर। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज ट्वेल्थ क्लास के ऊपर। ठीक है, तो क्लास ट्वेल्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस केमिस्ट्री का। एंड इसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको 9वीं 10वीं 11वीं की छोटी छोटी बात जो हो सकता है आपने मिस कर दी हो उसको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट जगाने का ही काम करूँगा, जिससे आपको थोड़ा मज़ा आए कि हाँ, आपको ये चीज़ पता है नहीं पता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इसको सभी बच्चे देखना, जिससे आपको सभी को फ़ायदा मिलने वाला है 100%। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कि हम किस तरह अपने इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे। और 10 चैप्टर की खास बात ये होती है कि यहाँ पे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग आपको यहाँ पे कम से कम 5 या 6 चैप्टर के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और मतलब केमिस्ट्री को हमने डिवाइड कर रखा है अपने अलग अलग पार्ट में। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एंड एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल देखने को लिए मिलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज़्यादातर आवर्त सारणी के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है ना, हल्का फुल्का सा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग कहाँ से होती है दोस्तों, तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ, तो स्टार्टिंग इसमें आपकी जो आपका क्लास ट्वेल्थ है उसमें आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रखी है, उसमें स्टार्टिंग हो रखी है आपके हेलो एल्केन से। ठीक है, कहाँ से स्टार्टिंग है, हेलो एल्केन से आपकी स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको नहीं समझेंगे। देखो, सबसे पहले समझ लेना हमारा पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है। कि अगर हमको पढ़ने का तरीका ही नहीं पता चलेगा तो हम, मुझे ऐसा लगता है, मुझे अंदर से महसूस होता है कि हम उस चीज़ को अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल एआई फॉर्मेट में आपके सामने मैं पीपीटी बनाकर लेकर आया हूँ एकदम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाला है सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यही आपकी सबसे बेसिक ज़रूरत है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला चैप्टर यही होता है, हेलो एल्केन्स वाला। ठीक है, और ख़ास बात दोस्तों इसकी ये होती है कि पेपर में ही 7 नंबर का पूछा जाता है। और फ़ायदा ये होता है, 7 नंबर अगर तुम्हारे यहाँ पक्के हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपका अगला चैप्टर जो आपको अल्कोहल, फिनोल, ईथर वाला पढ़ने को मिलेगा, वो भी पेपर में 8 नंबर का आएगा। तो इससे कहीं न कहीं हमें लिंक हो जाएगा, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि चैप्टर से चैप्टर अगर मान लो आप फिज़िकल केमिस्ट्री में जाओगे, तो वो इंडिपेंडेंट है, उसका ऑर्गेनिक से कोई लेना-देना नहीं है। बट अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो यहाँ पे भाई ज़रूरत है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप तभी इस चीज़ को समझ पाओगे, है ना। जैसे अल्कोहल या फिनोल ईथर के बाद में आपका एसीटोन वाला चैप्टर आएगा, जो कि वो अगेन 8 नंबर का होगा आपके सिलेबस में। ठीक है, फिर उसके बाद एमीन वाला चैप्टर आएगा, जो कि अगेन वो 6 नंबर का आपका चैप्टर होगा। ठीक है, तो अगर आप मोटा मोटा देख लेते हो, 7 दूनी 14, 7 तेईस 21, 7 चौक 28, यानी 28 नंबर, 70 में से 28 नंबर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको देकर जा रही है। समझ रहे हो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझना। ठीक है, तो इसी बात को आज हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार इसका रहस्यमय जानकारी से समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्या है इस चीज़ का मतलब। ठीक है, तो ये जो हमारी ये क्लास है दोस्तों, तो ये हमारी 1 क्लास है, इंट्रोडक्शन ही क्लास आप बोल सकते हो इसको। 3 महीने जो जिन बच्चों के पेपर आने वाले हैं अभी, या जो इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, उनके लिए है। क्योंकि जीरो से एकदम हीरो से, मतलब जीरो से लेके हीरो तक हमने कोशिश करी है इसमें समझाने की, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 1 है आपकी। ठीक है, बिल्कुल कान में ईयरफोन लगा के चुपचाप बैठ जाओ और ऐसे, बस ऐसे देखते रहो कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अदरवाइज हवाबाजी करने के लिए सोचोगे तो भाई हवाबाजी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम पीपीटी अपना पहला पहला पेज लेके आते हैं आप सभी के सामने। ठीक है, तो पीपीटी का पहला पेज आप सभी के सामने है। तो हम समझने वाले हैं दोस्तों कार्बनिक रसायन का परिचय, यानी सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस प्रकार हमारे सामने देखने को मिलती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था निकोलस लेमरी। ठीक है, निकोलस लेमरी।
तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखने को पदार्थों का प्रारंभिक वर्गीकरण जो हुआ 1675 में हुआ। ये एकमात्र साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ में बात करने की कोशिश करी कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 1675 में निकोलस लेमरी एक नाम का साइंटिस्ट था। उन्होंने पदार्थों की उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में इसको वर्गीकरण किया कि भाई पदार्थ हम 3 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। वो कौन कौन से वर्गीकरण है, देखो यहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे। 3 भागों में कैसे वर्गीकरण करा वो समझ लेते हैं। देखो पहले भाग में इन्होंने वर्गीकरण करा खनिज पदार्थ के आधार पर, ठीक है, यानी जो मिनरल्स होते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण करा। दूसरा वनस्पति पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण करा, जो वनस्पति होते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण करा। और तीसरा जंतु पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण करा। तो इन भाई साहब ने 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण कर दिया कि भाई अगर आप कोई भी पदार्थ है, निकोलस लेमरी के अनुसार कोई भी पदार्थ है तो उसके स्रोत के 3 आधार हो सकते हैं। पहला खनिज पदार्थ हो सकता है, दूसरा वनस्पति हो सकता है, तीसरा जंतु हो सकता है। खनिज का मतलब आपको पता ही है। खनिज क्या होता है पता है ना, जो पृथ्वी से स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। ये पता होगा ना आपको। अब खनिज पदार्थ से ही यहाँ पे खनिज पदार्थ का जन्म जन्म हुआ है, यानी खनिज जो होते हैं उनसे ही हम खनिज पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं। वनस्पति जैसे रबड़, शर्करा, ये सब चीज़ वनस्पति होता है। जंतु, जंतु के अंदर जैसे हार्मोन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगले पेज की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस प्रकार इन्होंने वर्गीकरण करा अब वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देखने के मिलेगा कि किस प्रकार इन्होंने वर्गीकरण करा। देखो मैंने बताया खनिज पदार्थ का वर्गीकरण करा जो कि धरती से प्राप्त हो रहा था, धातु और खनिज के रूप में। वनस्पति पदार्थ का जो पौधे और वनस्पति से प्राप्त हो रहा था, तेल और शर्करा है ना, या फिर आप इसमें रबड़ भी ले सकते हो। जंतु पदार्थ से हमें जो जीव जंतु से प्राप्त होता है उसके बारे में भी अध्ययन करा, जो कि वसा एंड प्रोटीन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। देन उसके बाद, परंतु यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिस्टेक ये हुई दोस्तों कि इन्होंने जो है ना एक चीज़ को 2 बार ही बता दिया। बताने का मतलब क्या हुआ कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक निकल के आई। क्योंकि पदार्थ जैसे कार्बन है ना, कार्बन देखो, कार्बन जो निकल के आया वो वनस्पति से भी निकल के आ गया, जंतु से भी निकल के आ गया। दोनों स्रोतों से प्राप्त हो सकता था कार्बन। देखो कार्बन जो है वनस्पति से भी प्राप्त हो रहा था और जंतुओं से भी प्राप्त हो रहा था। तो इस वजह से इस मतलब इनकी बोल सकते हैं कि एक प्रकार का फेलियर रहा। जो ये बता रहे थे ना कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो हम ये कह सकते हैं इनका ही फेलियर रहा काफ़ी बड़ा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लेवोसियर, ठीक है। तो लेवोसियर भाई साहब आते हैं, लेवोसियर भाई साहब के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करने वाले, लेवोसियर, ठीक है। देखो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था। इसने भी काफ़ी कुछ बताया हमें कि इन्होंने बताया कि क्या बताया, इन्होंने बताया कि भैया जो भाई साहब वो 3 प्रकार के बता रहे थे ना, कौन भाई साहब, निकोलस लेमरी भाई साहब 3 प्रकार में वर्गीकरण कर रहे थे। इन्होंने कहा मैं 2 प्रकार में वर्गीकरण करूँगा। एक तो कार्बनिक पदार्थ, एक तो इन्होंने कहा मैं कार्बनिक पदार्थ में वर्गीकरण करूँगा। दूसरा इन्होंने कहा मैं अकार्बनिक पदार्थों में वर्गीकरण करूँगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा कि मैं कार्बनिक पदार्थों में उसका वर्गीकरण करूँगा, ध्यान से सुनते रहना। मैं कार्बनिक पदार्थों में उसका वर्गीकरण करूँगा जिसमें जीवन पॉसिबल होगा। मतलब क्या सर, जिसमें जीवन पॉसिबल होगा, मतलब जंतु को वर्गीकरण करा इनने और सजीवों का वर्णन करा, ठीक है, और पादपों का वर्गीकरण किया, ठीक है। तो इन सब का वर्गीकरण जो इनसे प्राप्त पदार्थ हो रहे थे, प्राप्त पदार्थ, उनका वर्गीकरण इन्होंने किस में करा, उनसे उनसे रिलेटेड वर्गीकरण इन्होंने करा कार्बनिक पदार्थों में, ठीक है। किस में करा, कार्बनिक पदार्थों में। आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ। कार्बनिक पदार्थों में इसका वर्गीकरण करा, ठीक है। ये बात समझ में आई जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई बात, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। अकार्बनिक में किसका वर्गीकरण करा सर जी, अकार्बनिक में इन्होंने वर्गीकरण करा जिसमें जीवन पॉसिबल नहीं है, निर्जीवों से प्राप्त पदार्थ, इसमें लिख लेना किसका वर्गीकरण करा, निर्जीवों से प्राप्त पदार्थ, निर्जीवों से प्राप्त पदार्थ। और दूसरा दूसरा किसका वर्गीकरण करा, जो भी पृथ्वी, जो भी पृथ्वी की भूपट्टी होती है ना, उसमें जो भी पदार्थ मिले उसका वर्गीकरण भी अकार्बनिक पदार्थों में
करा, या चट्टानें जितनी भी मिली। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको दो बात बताई, निकोलस लेमरी की बात और लेवोसियर की बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी बात की तरफ, जो हमें किसने बताई दोस्तों, जो हमें बताई हमारे एक बहुत ज़्यादा शानदार भाई साहब थे। ठीक है, उनकी तरफ चलते हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भैया जितना भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं ना, जितने भी हम यहाँ पे जितना भी हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया। क्या बताया, एक बार समझ लेते हैं। देखो इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि भैया सबसे पहले मेरी थ्योरी का नाम होगा जीव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, इसमें मैंने मतलब यह बर्जीलियस नाम था इन साइंटिस्ट का नाम। 1815 में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि भैया कोई भी जो कार्बनिक पदार्थ है वो प्रयोगशाला में नहीं बन रहा। मतलब ये तो बहुत तगड़ी बात बोल दी। मतलब इन्होंने कहा कि भैया जो भी अभी यहाँ पे काम हो रहा है, देखो पुरानी बात है, ये 1815 की बात है, जब ना तुम पैदा हुए थे ना मैं पैदा हुआ था। तो जीव शक्ति सिद्धांत पे इन्होंने क्या 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 कहा बर्जीलियस ने, इन्होंने कहा कि भैया कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, जैसे मान लो CH4 है, हालांकि ये तो अभी पता है आपको, पहले इस टाइम पे नहीं पता था। जैसे CH4 है या कोई भी पदार्थ है, हालांकि इनको नहीं पता था CH4 में इथेन है इथेन है, नहीं, इस टाइम पे इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी किसी को भी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भैया अगर कोई भी पदार्थ है ना, उसका निर्माण जो है, या जो वो प्रयोगशाला में उसका निर्माण नहीं हो सकता या नहीं बन रहा था, उनका मानना तो यही था ना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसी को ही इनका सिद्धांत बोलते हैं कि भैया रहस्यमय सिद्धांत बोलते हैं इसको। देखो इसको समझ ला, इसमें क्या बोल रखा, उनके अनुसार कार्बनिक यौगिकों में एक रहस्यमय बल होता है। ये कह रहे हैं कि भैया प्रयोगशाला में वो नहीं बन रहा, प्रयोगशाला में केमिकल नहीं बन रहा, ना प्रयोगशाला में कोई कार्बनिक पदार्थ बन रहा। उनके अनुसार ये था कि भैया एक रहस्यमय बल लग रहा है, जिसके कारण वहाँ पे प्रयोग मतलब रहस्यमय बल लग रहा है, जिसके कारण आपका कार्बनिक पदार्थ बन रहा है, जिसे इन्होंने क्या कहा, इसी सिद्धांत को जैव शक्ति इन्होंने कहा। ठीक है, इस शक्ति के कारण ही, समझ रहे हो, देखो इस शक्ति के कारण कार्बनिक पदार्थ केवल जीव जंतु और वनस्पति में ही बन सकते हैं। जो अभी ऊपर कौन बता के आया था, ऊपर यही निकोलस लेमरी भी तो यही बोल रहा था, एक ही कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, एक भी कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो ये बात समझ में आई इनकी। जैव शक्ति सिद्धांत क्या था, 1815 में आया था, बिर्जेलियस ने इसको दिया था। ये बोलते हैं कि भैया एक रहस्यमय बल है, जिसके कारण आपका ये जितने भी कार्बनिक यौगिक बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, तो रहस्यमय बल के कारण कार्बनिक यौगिक बन रहे हैं, एक बल लग रहा है उनकी तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक सेकंड, उसके बाद क्या होता है, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था वोहलर। ठीक है, वोहलर भाई साहब क्या काम कर देते हैं, देखो ये वोहलर है, वोहलर भाई साहब यूरिया का संश्लेषण कर देते हैं 1828 में। देखो बात कब की थी, ये थी बात 1815 की। ये 1815 वाली बात कौन सी है बताना जरा। 1815 वाली बात है जीव शक्ति सिद्धांत, बर्जीलियस ने जो दिया था। ये कह रहे थे भैया एक रहस्यमय बल लग रहा है, इसकी वजह से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो रहा है ना। इस रहस्यमय बल को इन्होंने क्या कहा था, जीव शक्ति का। फिर वोलर भाई साहब आए 1828, मतलब समझ रहे हो लगभग कितने साल बाद, लगभग 13 साल बाद, है ना, 1828 में, 1828 में इन्होंने क्या काम करके दिखाया, इन्होंने प्रयोगशाला में एक कार्बनिक पदार्थ बना के दिखा दिया। ठीक है, और इस वजह से जो फैड्रिक प्रयोगशाला में जैव शक्ति सिद्धांत को अमान्य घोषित कर दिया। अमान्य घोषित क्यों हो गया, क्योंकि भाई साहब अगर कोई बात कर रहा है कि नहीं 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 5 होते हैं, और मैंने प्रूफ कर दिया कि 2 और 2 4 होते हैं, तो जो 5 बोल रहा था उसकी बात तो कट गई ना। ऐसी जैसी हमारे वोलर आए, ठीक है, वोलर भाई साहब ने क्या काम करा 1828 में, इसको बना के दिखा दिया कि ले भाई तेरे मुंह पे ही फेंक के मारता हूँ मैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम करा दोस्तों, इन्होंने अमोनियम साइनेट NH4CNO, ठीक है, अमोनियम साइनेट को इन्होंने गर्म करा। देखो इसको, अमोनियम साइनेट को गर्म करा, देखो मैं गर्म करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा। देखो अमोनियम साइनेट को गर्म करा। अमोनियम साइनेट को कैसे गर्म करा सर, एक बार बताना। देखो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, NH4CNO, NH4CNO।
इसको इन्होंने हीट करा, हीट करने का मतलब गर्म करना होता है, ये तो पता होगा ना। ये वाली चीज़ अभिकारक कहलाती है ना। ये उत्प्रेरक का काम टेम्परेचर यहाँ पे काम कर रहा है। तो इन्होंने जब इसको हीट करा, प्रयोगशाला में काम हो रहा है, ये कोई भाई रहस्यमय काम नहीं कर रहा है यहाँ पे प्रयोगशाला में काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भैया क्या बनता है, NH3CO आपका NH3। तो ये यूरिया का निर्माण हो गया दोस्तों। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये हमारा यूरिया का फॉर्मूला है। तो यूरिया का निर्माण इस प्रकार हो चुका था। इस वजह से जो आपका जो जैव शक्ति सिद्धांत था उसके बारे में हमने कह दिया कि भैया ऐसे नहीं होता है, ऐसे कोई बोल देगा हम मान लेंगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने इस बात के बारे में पुष्टि दी और यूरिया का निर्माण करके दिखा दिया कि भाई यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में हो सकता है। आई बात समझ अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। सबसे पहले निकोलस लेमरी ने क्या कहा, देखो अभी तक हमें कार्बनिक पदार्थों के बारे में पता नहीं था, बट 1828 में जैसे यूरिया की खोज हुई ना प्रयोगशाला में, तो हमें पता चल चुका है कि प्रयोगशाला में भी कार्बनिक पदार्थों की खोज हो सकती है। यहाँ तक समझ में आ रही है बात, बढ़िया, ठीक है। तो ये मज़ा आ रही है बात। चलो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कार्बन के बारे में, ठीक है, क्योंकि कार्बन ही हमारा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमें पढ़ना है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं, कार्बन होता क्या है। देखो सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, छोटी सी, क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है, कार्बन जो होता है, कार्बन एक मूल तत्व होता है, उसकी बहुत सारी विशेषता होती हैं। विशेषता का मतलब है कि वो एक अधातु है। अधातु का मतलब एक नॉन मेटल है। उसके अंदर मेटल वाली क्वालिटी नहीं होती, जैसे मेटल होती है ना, मेटल मेटल बहुत सारी क्वालिटी होती है। वो तन्य होते हैं, वो अघातवर्धीय होते हैं, है ना। पता है ना तन्य क्या होता है, आपको पता होगा, अघातवर्धीय भी पता होगा, है ना। और सुचालक में इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो सकती है, जबकि कार्बन में तो नहीं होती। अब देखो आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी बात। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों 6 होता है। प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है। सर न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे हैं? ये काम की बात है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। देखो पहले आपको ध्यान रखना, C6 एंड 6C12 ये कार्बन का प्रतीक चिन्ह होता है, मतलब इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये देखो ये नीचे वाला कहलाता है प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर मैं ऊपर वाले में से इसको घटा देता हूँ, यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देता हूँ, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आएगी। तो 12 में से 6 गया तो 6 ही तो आया दोस्तों। तो ये हमने बता दिया। कौन सा आवर्त है इसका, देखो जब आप इसको पढ़ोगे, देखो जब आप इसको पढ़ोगे तो ये दूसरे आवर्त में आता है और वर्ग आता है 14। आवर्त सारणी जब आप पढ़ोगे तो दूसरे आवर्त की 14 दूसरे आवर्त में और 14 समूह में आता है। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, क्योंकि आपको पता है ना। देखो 13 14 15 16 17 18, देखो ये 13 14 15 16 17 18, ये जितने भी आवर्त सारणी में होते हैं ये पी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। अब हम अगली पीपीटी की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है, कार्बन की क्या क्या विशेषता देखने के लिए मिलती है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे कार्बनिक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेता हूँ कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 एंड 2s2 2p2। देखो 2 4 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ये जो है ना दोस्तों, इसके बाह्यतम कोश में ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी इसके बाह्यतम कोश में यानी 2s2 और 2p2 आ सकता है। तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हुई, 2 और 2 4। तो इसकी जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, उसको ही हम संयोजकता कहते हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी। नाभिक में प्रोटॉन आपको पता ही है 6। स्थायी प्राप्त करने के लिए ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। मतलब क्या सर, इसको अपने अंदर स्टेबिलिटी बनानी है। देखो स्टेबिलिटी कैसे बना सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से, इसको अभी पढ़ो मत। कभी आप ये सोच रहे हो सर हम आपसे भी स्पीड में पढ़ जाएंगे। देखो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ बस अभी उसको ध्यान से सुनते रहो। क्या बात ध्यान से सुनते रहो, मैं कह रहा हूँ कि भैया कार्बन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। या मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको अभी यहाँ से समाप्त करता हूँ, इसको मैं बीच में लेके जाता हूँ, ये यहाँ पे आ जाते हैं। देखो कार्बन भाई साहब क्या बोलते हैं कि भाई मैं स्टेबल होना चाहता हूँ। स्टेबल स्टेबल अगर मुझे करना चाहते हो ना आप, क्योंकि मेरी संयोजकता कितनी है, तो हमने कहा सर आपकी संयोजकता है 4।
तो कार्बन भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी संयोजकता जब 4 है तो मैं स्टेबल होना चाहता हूँ। कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व स्टेबल कैसे हो सकता है? या तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या हो सकता है वो 4 इलेक्ट्रॉन दान में दे दे, तो स्टेबल हो जाएगा, नहीं स्टेबल हो जाएगा। अब आपको पता है जब वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पे क्या हो जाएगा? आपको पता है C-4 हो जाएगा, ठीक है? और जब वो देगा तो C+4 हो जाएगा। ये बात समझते हो नहीं समझते हो? फिजिक्स में भी मैंने आपको समझाया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, ठीक है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी से ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी। चलो, इसी बात को मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझाया है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा रहा था, ठीक है? तो ये क्या काम करता है? ये लेना भी चाहता है, देना भी चाहता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये लेना देना करेगा ना दोस्तों, तो अभी इस पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? तुम कहोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन थे। देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको क्या समझाया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 ही प्रोटॉन थे। देखो स्टार्टिंग वाली बात को ध्यान से समझो, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे। अब ये भाई साहब क्या काम कर रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 10। प्रोटीन तो उतने के उतने ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए। अब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये 10 हो चुके हैं, ये क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि आपको पता है अगर ये सेम सेम होते तो भाई हो जाता है इनका काम, मैटर है ना? पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है? तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसको प्रोटॉन जो है इतनी स्टेबिलिटी से पकड़ नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागने लगेंगे। कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, ठीक है? तो इस प्रकार आपको ध्यान से समझना है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता इस वजह से। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि C के ऊपर -4, हालाँकि वो अलग कंडीशन में पहुँच जाता है जब वो अलग क्वेश्चन बनाता है। अभी आपको ध्यान रखना है कि C-4 जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन जो है 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर पाता, इस वजह से होता है ऐसा, ठीक है? अब देखो, अब अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्यागने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब ये है कि वो क्या काम करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन थे, देखो स्टार्टिंग में उसके पास, कॉपी खोल लो, 6 इलेक्ट्रॉन थे स्टार्टिंग में। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, त्यागने का मतलब वो दे रहा है, देने का मतलब -4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके पास। अब क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन से कंट्रोल हो जाएंगे? ये बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन में कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसका मतलब ये टाइटली बाउंड करके रखेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से पकड़ के रखेंगे। यार समझाता हूँ तुम्हें, देखो इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, तभी तुम्हें मज़ा आएगा इसमें। देखो समझना इस बात को थोड़ा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास 6 प्रोटॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास 6 प्रोटॉन है। और मैं अब तुमसे क्या बोल रहा हूँ? मैं तुमसे ये कह रहा कि भैया मेरे पास 6 प्रोटॉन तो है, पर अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो मान लो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब ये इसके ऊपर टूट-टूट के पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? ये जितने भी प्रोटॉन हैं इनके ऊपर टूट-टूट के पड़ेंगे, इनको कहीं जाने नहीं देंगे, ठीक है? इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता ऐसा-ऐसा कि आपका ये कंडीशन फुलफ़िल हो। इस वजह से हम इसको भी कह देंगे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आई बात समझ में? ओके जी, ये बात समझ में आ गई सभी बच्चे के, ठीक है? ऐसा अगर हमें करना है, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बच रहे थे ना, तो अगर हमें उनको निकालना है तो बहुत ज़्यादा अधिक एनर्जी की ज़रूरत होगी, और इतना हमारे पास एनर्जी नहीं होती, क्योंकि एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी बनानी पड़ेगी सबसे पहले, तो फिर वो एनर्जी हमें ख़त्म भी करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया कि भाई उसको बता ही दो असंभव है, इस वजह से हमने कह दिया इम्पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है? चलो, अब मैं यहाँ पे आपको बात करने वाला हूँ कार्बन की संयोजकता के बारे में, ठीक है? तो कार्बन की संयोजकता दोस्तों 4 होती है। हमेशा ध्यान रखना कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होगी, 4 से फालतू नहीं हो सकती, ठीक है? आई बात समझ में? चलो इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अ, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना 4 संयोजकता होती है।
हमेशा कभी भी 5 संयोजकता मत कर लेना। हमेशा संयोजकता कार्बन की 4 ही रखनी है। क्यों रखनी है सर 4 संयोजकता? भाई अभी तो बताइए, 6 परमाणु क्रमांक है, 2, 4, है ना? पाइथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसका मतलब 4 संयोजकता होती है, 5 संयोजकता मत करना, क्योंकि 5 हो ही नहीं पाने की कभी भी, ठीक है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे CH4 का एग्जांपल लेता हूँ मीथेन का, ठीक है? चलो मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर मैं मीथेन का एग्जांपल लेता हूँ CH4 का, तो मीथेन के एग्जांपल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? देखो, ये 1, 2, 3, 4, तो कार्बन की यहाँ पे 4 संयोजकता आपकी हो जाएगी। और आपको पता ही होगा, जब 4 संयोजकता हो जाएगी तो इसका मतलब हमें समझ में आ जाएगा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, अगर मान लो सर यहाँ पे ये हो जाए, एक बॉन्ड और आ जाए, तो देखो काउंट करो, एक कार्बन तो एक ही है ना भाई, कार्बन देखो, कार्बन एक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये गलत हो जाएगा सर, फिर यहाँ से एक बॉन्ड हमें हटाना पड़ेगा। सर अच्छे से बताओ ना क्या कहना चाह रहे हो? देखो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ तुम्हें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो मैं थोड़ा सा इसको अलग से एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक और, क्योंकि एग्जाम्पल की कमी थोड़ी है भाई। चलो इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ सी, 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 मैंने लिखा, मैंने लगाया यहाँ पे 2 बॉन्ड, मैंने लगाया यहाँ पे 2 बॉन्ड, ठीक है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है सर? 4 होती है। देखो अगर मैं इस वाले कार्बन को पकड़ता हूँ, तो देखो 1, 2, 3, 4, तो इसकी 4 संयोजकता हो चुकी है पूरी। आई बात समझ में? पर सर इस वाले कार्बन की संयोजकता 4 नहीं पूरी हुई। किस वाले की सर? इस वाले की, जिस पर मैंने ये डॉट करा, इसकी संयोजकता 4 पूरी नहीं हो पाई है। सर ये 4 करो तो फिर पूरी, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, देखो 4 पूरी करनी है, तो देखो एक, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ करते हैं। देखो 1, 2, अब बताओ इसकी 4 संयोजकता हुई पूरी? देखो 1, 2, 3, 4, अलग कलर से समझाता हूँ थोड़ा। देखो 1, 2, 3, 4, इसकी 4 हो चुकी है, हाँ जी सर। अब देखो इसकी मुझे 4 पूरी करनी है, 1, 2, 3, 4। क्या सर इसको हटा के हम यहाँ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि आपको 4 संयोजकता ही लेनी है, ये मुझे लगता है समझ में। सर एक एग्जांपल और ले लो ना। ठीक है भाई साहब, ले लेते हैं, सी, 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 ठीक है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, रुको। अभी 2 डंडे का मतलब समझ लेना, डबल बॉन्ड है। 1 डंडे का मतलब है सिंगल बॉन्ड। सर 3 डंडे का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? चलो जी भाई साहब, इसको पकड़ते हैं अब थोड़ा। सर आपने बताई कार्बन की होती है 4 संयोजकता, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल होती है। अब देखो इसकी पहले वाले की हमें 4 संयोजकता पूरी करनी है, इस पहले वाले कार्बन की हमें 4 संयोजकता पूरी करनी। सर 2 तो होगी इसकी पूरी, हाँ बेटा। 3, 4, ओके डन। इसकी 4, 2, 3, 4, ये ऑलरेडी डन है। 1, 2, 3, 4, इसकी ऑलरेडी डन है। सर इसकी और करो, 2, 2 तो ये होगी, 3, 4। सर ऐसे नहीं हो सकता, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें? हो सकता है। सर ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे भी लिख दें? भाई 5 हो जाएगी ना फिर, 3 और 2 5, तो फिर मतलब 4 संयोजकता होनी चाहिए। आई होप सो जो मैंने आपको समझाया ये समझ में आया होगा, 4 संयोजकता वाला खेल। ठीक है, आया समझ में? चलो अगली पीपीटी की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो मैंने ये बताया कि भैया यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है और किस प्रकार ये बॉन्ड काम करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये भी बता दिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया कि जो मैंने आपको अभी तक बताया कि कार्बन के अंदर कि बॉन्ड किस प्रकार काम करते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमारे कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है एकल बंध। एकल बंध का मतलब है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ना, उसको बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड। सर अभी बताऊंगा, रुको रुको रुको। एकल बॉन्ड किसको कहते हैं? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। ठीक है सर, डबल बॉन्ड किसे कहते हैं? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। सर ट्रिपल बॉन्ड किसे कहते हैं? जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, ध्यान रखना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब क्या? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। सर बता देते तो मज़ा आ जाता। मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो तुम, चलो बता ही देते हैं तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट पीपीटी पे नहीं जाते, पहले इसको मैं बता देता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी बात समझाने की कोशिश करूँगा, आई होप सो ये आपको समझ में आ जाएगी। देखो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि
क्या बताया, टाइप ऑफ बॉन्ड। जैसे मान लो 1 2 3 4। सर ये देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एकल बॉन्ड। सर ये बनता कैसा है, ये एक बार और बता दो। ठीक है भाई रुको, इसको और बता देता हूँ मैं यार। देखो सी है, सर आपने बताई थी सी का मतलब, आपने बताया था भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन बताया था, कुछ याद है नहीं है, बताओ हाँ है ना। हाँ जी सर याद तो है, याद है, मैंने बताया था कार्बन के भाइतम कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे भाइतम कोश में। अब क्या काम करना चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन भाई, किसी न किसी के साथ चिपकना चाहते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे मान लो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में जुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में जुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में जुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा दोस्तों, चलो और बताता हूँ। फिर ऐसा होगा दोस्तों, फिर कुछ ऐसा होगा दोस्तों, ये आपस में इस प्रकार, एक सेकंड, इसका कलर चेंज कहाँ से होगा, चलो कोई बात नहीं, दिख तो रहा है ना हल्का हल्का। चलो चलो चलो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ओके वेरी गुड वेरी नाइस, ये तो अलग ही हो गया। अरे भाई साहब ये लेना ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हमें देखने को मिला, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे 8 इलेक्ट्रॉन को भी आपस में कनेक्ट कर दिया। क्यों सर, क्योंकि ये 8 का अष्टक नियम पूरा होना चाहिए, इस वजह से। देखो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ हुई, 2 की यहाँ हुई, 2 की यहाँ, तो इस वजह से मैंने क्या बताया, जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वहाँ पे बनता है सिंगल बॉन्ड। सर अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो फिर, चलो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो क्या होगी, देखो मान लो सी ये रहा, सी ये रहा, यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड आ गया। अरे यार यार सर पूरा डीपली बताओ ना, ठीक है रुको। देखो सी सी, भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है सर, 1 2 1 2। अब देखो मैं कि यहाँ पे क्या खेल खेलने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या खेल खेलने वाला हूँ दोस्तों, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ठीक है सर, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ठीक है सर, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ठीक है सर, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ प्यारे दोस्तों, अब आपको ये समझने वाली बात है थोड़ी सी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन 2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी हो जाएगी, समझ रहे हो। जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी तो सिंगल बॉन्ड, अब देखो प्यारे दोस्तों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, तो इस वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, यहाँ पे तो एक बॉन्ड आएगा, यहाँ पे 1 की हुई 1 बॉन्ड आएगा, यहाँ पे 1 की हुई 1 बॉन्ड आएगा, अब यहाँ पे 2 की हो रही है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा। इस वजह से हम क्या बोल देते हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, इस वजह से मैं इसको बोल सकता हूँ सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एच, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों एच, यहाँ पे आ जाएगा एच, और यहाँ पे आ जाएगा एच, ठीक है। समझे डबल बॉन्ड क्यों आया, ऐसी ट्रिपल बॉन्ड की स्टोरी होगी, समझ रहे हो। तो मेरा यहाँ पे काम ये था आपको कि समझाने का, कि मैंने जो आपको समझाया वो एकदम 100% करेक्ट है। एकल बॉन्ड समझ में आया, डी बॉन्ड समझ में आया, टी बॉन्ड भी आपको, ट्रिपल बॉन्ड भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ किसके बारे में, अब मैं आपको बता देता हूँ संकरण के बारे में, ठीक है। संकरण क्या होता है, संकरण क्या होता है दोस्तों, संकरण का मतलब है, एक सेकंड, संकरण का मतलब क्या होता है कि भैया जब कभी भी 2 कक्षक मिलकर नए कक्षक बनाते हैं तो उसको संकरण कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको संकरण निकालना है तो वही sp2 sp3 है ना, यही तो संकरण होता है। अगर आपको संकरण निकालना है तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, ओके ओके ओके, एक सेकंड वेट। तो आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकालनी पड़ेगी दोस्तों। देखो हमेशा अगर आपको संकरण निकालना है तो सिग्मा बंधों की संख्या निकालनी पड़ेगी, और अकेले जो
इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है ना, उनकी भी निकालनी पड़ेगी। उनको जोड़ के जो भी आएगा वो आपका संकरण निकल के आ जाएगा। क्या कहना चाहते हो सर, एक बार समझा दो। देखो आपको एक बात ध्यान रखना, कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना सर, कंसेप्ट में हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। कंसेप्ट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भैया अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ध्यान से इसको दिमाग में डाल लो क्योंकि काम आएगी ये बात आगे जाके। अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है कभी भी तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, समझ रहे हो। अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, समझ रहे हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और टू उसमें पाई बॉन्ड होंगे, मतलब दो होंगे पाई, एक पाई दूसरा भी पाई, समझ रहे हो। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है क्योंकि ये हमारे निकालने के ऊपर इसमें क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ठीक है। मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको अच्छी इस चीज़ के बारे में, ठीक है। चलो ये मैंने आगे भी लिख के दे रखी होगी, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम संकरण निकालना सीखेंगे कि संकरण हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। देखो पहला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्या, यदि संकरण का योग 4 आता है, यदि संकरण हम निकाल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, अगर योग 4 आ जाता है तो sp3 संकरण होगा, अगर 3 आएगा तो sp2 होगा, अगर 2 आएगा तो आपका sp संकरण हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये बात समझ में आई कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ मतलब क्या है। जैसे मान लो प्यारे बच्चों मैं CH4 का एग्जाम्पल लेता हूँ, ये तो मैंने पॉइंट बना के लिख रखे, पर ये आपको समझ में आना चाहिए ना कि मतलब क्या है इस बात का। मान लो मैं CH4 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, किसका ले रहा हूँ, मान लो मैं CH4 का एग्जाम्पल लेता हूँ, CH4 का। देखो CH H H, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि भैया जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे तो टोटल हमारे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी आई, तुम कहोगे सर हमारी सिग्मा बंधों की संख्या आई 4। और देखो अभी अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कि अगर मतलब अगर टोटल, तुम क्या कहोगे सर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ के, भाई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अगर डॉट होगा वो क्या काउंट होगा, यहाँ पे तो डॉट है ही नहीं कुछ, तो इसका मतलब वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म CH4 में नहीं होता। तो इसका मतलब 4, 4 का मतलब मैंने बताया था sp3 संग, ये समझ में आया। अब देखो ऐसे ही हमारा C2H4 भी मैं ले सकता हूँ, एक सेकेंड वेट, ओके। ऐसी मैं क्या ले सकता हूँ, ऐसी मैं CH4 भी C2H4 भी ले सकता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक सेकंड वेट, एक सेकंड वेट करना। इधर को भाई थोड़ा, चलो अब मैं ले लेता हूँ C2H4। देखो अभी मैंने बताया था C2H4 में कैसे काम करता है ना, ये बता तो चुका ना, ऐसे वैसे बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो भाई थोड़ी समझने वाली बात है फिर तो। देखो सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन जाएगा गुरुजी, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सिग्मा बंधों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सिग्मा बंधों की संख्या यहाँ पे कितनी निकल के आई दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा बंधों की संख्या निकल के आ गई आपकी, कितनी आई, C2H4 है ना, C2 सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा 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 4 5, कुछ मिस्टेक कर दी क्या, यहाँ पे 4 निकल के आई थी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक, मतलब मिस्टेक नहीं करी, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे खुश हो जाओ मजे लो, है ना। देखो आपको अभी मैंने क्या बताया था, CH4 में ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्या होता है, CH4 में केवल केवल एक कार्बन है, परंतु किंतु परंतु यहाँ पे तो 2 कार्बन आ रहे हैं, तो 2 कार्बन है तो इसका मतलब ये हुआ आपको एक कार्बन लेना है, समझे बेटा, आपको एक कार्बन लेना है, तो 1 2 3, तो इस वजह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जब सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, sp2 संकरण आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों C2H2 इसको सोल्व कर लेते हैं। C2H2 देखो पहली बात तो ध्यान रखना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है,
एक एच मान लो यहाँ आ जाएगा, एक एच मान लो यहाँ आ जाएगा। देखो 3 4 3 4 होगी ना 4 संयोजकता पूरी। अब कोई एक ले लो, मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपका एक सिग्मा पाया जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई पाए जाते हैं, एक सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा हो गए। 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों मतलब sp संकरण आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? देखो एक बताता हूँ तरीका। देखो यहाँ पे मेरी संख्या कितनी आई थी, 3। देखो 2 और 1 3। यहाँ पे मेरी संख्या कितनी आई थी सर, आपकी संख्या आई थी यहाँ पे 4। 4 का मतलब 3, देखो 3 तो ये और 1 ये 4। चलो अब मैं ये बताता हूँ, यहाँ पे संख्या कितनी आई सर, हमारी संख्या निकल के आई 2। कितनी निकल के आई, 2 संख्या निकल के आई। 2 का मतलब 1 और 1 2। सर कुछ डायरेक्ट शॉर्टकट बता दो ना। लो जी भाई साहब, अब आपके सामने मैं लिखने वाला हूँ डायरेक्ट शॉर्टकट। चलो डायरेक्ट शॉर्टकट लो आप, बहुत देर मजे ले लिए। अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप देख के, एकदम देख के ही कैसे निकाल सकते हो संकरण, यानी sp2 होगा या sp3 होगा, कैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं सोल्व। अगर प्यारे बच्चों एकल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन के चारों ओर एकल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो 100% sp3 संकरण होगा। अगर एकल बॉन्ड या द्विबंध आ रहा है, मतलब एक, अगर एक भी डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो समझ लेना sp2 संकरण है। अगर एक मतलब सिंगल बॉन्ड है और मान लो एक डबल बॉन्ड आ गया बीच में, तो तब sp2 संकरण होगा। ठीक है, अगर मान लो 2 द्विबंध है या एक त्रिबंध है तो फिर आपका sp संकरण हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट भी बता दिया मैंने, ट्रिक भी बता दी, एकदम डायरेक्ट सोल्व करने वाली ट्रिक। ठीक है, चलो अब मैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चल रहा हूँ, जिसका नाम है कार्बन की बंधन क्षमता, यानी कार्बन के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो कार्बन के बारे में आपको ध्यान रखना, ये 4 बंध बनाता है। ठीक है, 4 बंध कैसे कैसे बनाता है, देखो देखो अगर धनायन आ रहा है, ऋणायन आ रहा है, मुक्त मूलक क्या हो रहा है, इसका मतलब समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये समझना थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका काम करोगे आप बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना, यानी यदि कार्बन केवल 3 बंध बनाता है, 3 प्रकार हो सकता है उसका, मतलब कार्बन के बॉन्ड बनाने के 3 प्रकार हो सकते हैं। एक तो मुक्त मूलक, एक कार्बन धनायन, एक कार्बन ऋणायन। सर ये मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है भाई, ध्यान से समझना, अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इस बात का मतलब ये होता है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया कार्बन मुक्त मूलक। आपको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है सर, हमने बताया सर कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो देखो पहला इसके साथ बॉन्ड बना लिया, दूसरा इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये पहली कंडीशन बता रहा हूँ मैं, मुक्त मूलक वाली कंडीशन। ठीक है, पहला बॉन्ड इसके साथ बना लिया, दूसरा इसका। अब तीसरे में क्या होता है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा का ऐसे ही रह जाता है, वो बॉन्ड नहीं बना पाता, यानी उसके साथ दूसरा एलिमेंट आ ही नहीं पाता बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा तो सर, ये ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा मुक्त। मुक्त का मतलब ये ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, इस वजह से इस वाले को हम बोलते हैं मुक्त मूलक। ठीक है, मुक्त मूलक। आई बात समझ में? आगे जाके अगर आपको कहीं भी ये इस प्रकार का ये समझ रहा डोट मिल रहा है लिखा हुआ, तो समझ लेना ये मुक्त मूलक है। ठीक है, अच्छा सर अगर ऐसा हो जाए, चलो एक सेकेंड, अच्छा सर अगर अगर चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। अगर सर ऐसा हो जाए, मैंने पूछा हाँ बताओ कैसा हो जाए, अगर सर ऐसा हो जाए कि, देखो ऐसा हो जाए सर, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 ऐसा हो जाए। देखो सी, आपने बताया सर कार्बन की होती है 4 संयोजकता, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल होती है। देखो कार्बन की 4 संयोजकता होगी। सर सर तीसरे वाली भी संयोजकता होती है, मतलब तीसरे वाला क्या होता है सर, एक सेकेंड सर, तीसरे वाला यहाँ पे मान लो यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। अब क्या होता है, अब ये क्या काम करता है, ये मान लो कोई ऐसा एलिमेंट आता है यहाँ पे, मान लो कुछ ऐसा एलिमेंट ए आ रहा है, मान लो ए ऐसा कोई एलिमेंट आ रहा है जो इसका इलेक्ट्रॉन भी उठा के लेके चला गया, समझ रहे हो? यानी ए ने ऐसे के साथ में बॉन्ड बना लिया जो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उठा के लेके भाग गया। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये आपका सी क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा। इसी इसी को ही क्या बोलते हैं, कार्बन धनायन। आई बात समझ में। कार्बन धनायन का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे एक आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, अगर वो किसी और दूसरे के साथ भाग गया तो समझ लेना उसको हम कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन धनायन। समझ में आया? चलो जी। अब यहाँ पे मैं आपको देखो, जो कोई नोट कर रहा है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है हमेशा। तीसरी कंडीशन बता रहा हूँ मैं, कार्बन रेनाइन। देखो कार्बन की 4 संयोजकता होती है। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, मज़ा आ रहा है समझने में। देखो कार्बन की 4, ये एक सिंगल, एक सेकेंड, ओके। ये सर एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा, एक है भैया, ये एक, ठीक है सर एक है। अब ये क्या काम करते हैं, देखो अब ये क्या काम करते हैं, इसके साथ मान लो बी आया। बी कह रहा है कि भाई मैं अब तुम्हारे साथ रिएक्शन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। धोखा नहीं दूंगा मतलब, जो तुम्हें धोखा ए देकर गया है मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हें हर कुछ सब कुछ दे दूंगा अपना, तुम तो मेरी जान हो, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, बी जो है अपना भी इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। समझ लो, बी अपना इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देता है, तो क्या होगा, यानी सी ने क्या काम करा, बी का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वजह से इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव। इसको हम बोलते हैं कार्बन ऋणायन। कार्बन ऋणायन, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कार्बन ऋणायन। कार्बन ऋणायन। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। चलो आगे चलते हैं अब, ठीक है। चलो अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, अगले पीपीटी की तरफ हम चल लेते हैं, ठीक है जी। ज़्यादा कुछ नहीं बचा, बस थोड़ा सा और बच रहा है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि भैया कार्बन, कार्बन कि जो मतलब बहुत बड़े बड़े ये यौगिक बना लेता है, ऐसा क्यों होता है ना, ये समझ रहे हैं कि कार्बन बहुत बड़े बड़े यौगिक का निर्माण कर लेता है, ऐसा क्यों होता है। देखो एक तो इसकी चतुस्संयोजकता होती है। पहला पॉइंट तो ये है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, और 4 का फ़ायदा ये होता है कि भैया ये जो भी अलग अलग एलिमेंट होते हैं ना उसके साथ में बॉन्ड बना लेता है आसानी से, पहला बात तो ये। और दूसरी बात ये होती है कि भैया इसके अंदर चैन वाली प्रॉपर्टी होती है कि भैया ये लंबी चैन बना लेता है, जैसे मान लो सी 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 सी, इस प्रकार इसके अंदर चैन वाली क्वालिटी होती है, तो इस वजह से ये यौगिक का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ओके। चलो अब हम, ये बात समझ में आएगी आपको। चलो आगे चलते हैं, अगले पीपीटी की तरफ चलते हैं। हाइड्रोकार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समझ रहे हो ना, देखो कहाँ से स्टार्ट करा था हमने और कहाँ पे ख़त्म हो गया। देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है समझना। देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन और प्लस कार्बन, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन, Cl का मतलब सॉरी कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन केवल यही दोनों होंगे ना, तो वही हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। देखो ये कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं जो कार्बनिक रसायन का मूल सूत्र बनाते हैं और उसकी विभिन्न संरचना का भी निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये समझ में आया? अगली पीपीटी की तरफ चलते हैं। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया। तो हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं प्यारे बच्चों। दो भागों में कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दो भागों में इसका हम किस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं, एक सेकेंड। चलो इसका दो भागों में, यार इसका दो भागों में हम वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो पहला मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो पहली हेडिंग आप डाल लेना सभी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें केवल केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर आपके क्या आ जाएंगे, इसके अंदर जितने भी आपके वो होते हैं ना एल्केन वगैरह, एल्केन वगैरह जितने भी होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, एल्केन, ठीक है। एल्केन वगैरह जितने भी होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, CnH2n+2, H2n, एक सेकेंड, CnH2n+2, ये इसका कंसेप्ट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। हालांकि पता होगा यार, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं बता रहा मैं, ठीक है। ये 9वीं 10वीं क्लास में आप सभी पढ़ते हो, ठीक है। चलो मैं इसका वर्गीकरण कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका वर्गीकरण किस में करा, सबसे पहले मैं इसका वर्गीकरण कर रहा हूँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो इन्हें एल्केन भी कहते हैं। यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है,
एल का मतलब यहाँ पे होता है किसका, हाँ, एल का मतलब होता है यहाँ पे कार्बन से रिलेटेड, ठीक है। एल का मतलब होता है कार्बन, एन का मतलब होता है सिंगल। जिसमें सिंगल बॉन्ड में कार्बन आ रहा हो उसको एल्केन हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना एकल बॉन्ड में आपस में जुड़े होते हैं, इसका कंसेप्ट होता है CnH2n+2। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है CH4, समझ रहे हो, देखो C 1 2 3, इतनी देर से नहीं तो समझा रहा था मैं आपको, ये समझ में आया। तो इसका मतलब किसका निर्माण हो जाएगा, ये किसके अंदर आएगा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसी C2H6, इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, देखो मैं बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। C2H6 देखो, 1 2 1 2 3, 1 2 3। सर आपने तो कहा था कार्बन की संयोजकता 4 होती है, भाई देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। संयोजकता पूरी हुई। कहीं यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, नहीं सर। सिंगल बॉन्ड आ रहा है, हाँ जी सर। तो क्या हुआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में। अब देखना इसका, ऐसे ही आप C3H8 भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पे मान लो C ले लिया मैंने एक, और 1 2 3, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, तो ये प्रोपेन हो जाएगा फिर। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। आपका लास्ट कंसेप्ट बचा अब, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आपका क्या आ जाए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आ जाए। असंतृप्त का मतलब मैं बता चुका हूँ, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे, कार्बन कार्बन के बीच होंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना एल्कीन हो जाएगा। देखो, एल का मतलब फिर से वही कार्बन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा होगा तो वो एल्कीन कहलाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखना CnH2n। एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, एग्जाम्पल नेक्स्ट PPT में देख लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल ये आपको मिल जाएंगे, एथीन प्रोपीन, ठीक है। एक सेकेंड, एथीन एंड प्रोपीन इसके अंदर मिल जाएंगे। एथीन का मतलब आपको पता है C2H4 है ना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H मिल जाएगा, यहाँ पे H मिल जाएगा, यहाँ पे H मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखनी है इस बात की। ऐसे ही आपका एल्कीन भी होता है, ठीक है। एल्कीन में क्या होता है देखो, मतलब समझे ना, एल का मतलब होता है कार्बन, इन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन के परमाणु के मध्य 3 बॉन्ड है, फॉर्मूला ध्यान रखना CnH2n-2, ठीक है। एग्जाम्पल भी ध्यान रखना C2H2 और C3H4। ये अपने आप कोशिश करना है इनका डायग्राम बनाने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट PPT की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। हमारी क्लास थी आज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद, आप एंड तक बने रहे। इसी तरह आपको हर एक वीडियो को देखना है और अपना प्यार देना है, ठीक है। तो धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय।